फॉर कार्डियक मसल्स, हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स क्या कारण हो सकता है? Give me some example. Yes. हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स के लिए क्या कारण हो सकता है? क्या मैम? नंबर ऑफ कार्डियक हाँ, hypertrophy of cardiac muscles occurs in some diseases. अरे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ हाइपरट्रोफी से रिलेटेड। अभी स्लाइड तो रिगर्जिटेशन की वजह से भी हो सकता है। जिम्नास्ट होता है ये एक्सरसाइज, रिपीट कर दीजिए मैम, रिगर्जिटेशन में। एंड व्हाट अबाउट हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन में भी। हाइपरटेंशन में व्हाट हैपेंस? मैम क्वेश्चन क्या? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि व्हाट आर द कंडीशंस इन व्हिच देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स? मैम हैवी एक्सरसाइज। ओके, मैम, एनीथिंग हाइपरटेंशन एल्स? एंड रिगर्जिटेशन में दोनों में ही हाइपरट्रोफी होगी, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा हार्ट की वॉल पर, इस वजह से। ओके, मेनली हाइपरटेंशन से सबसे ज़्यादा हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है कार्डियक मसल्स में। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स इज हाइपरटेंशन। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको डिस्कस किया। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया में क्या होगा? जैसे हम लोग ने बात किया हाइपरट्रोफी और एग्जाम्पल दिया बलून का, कि बलून को हम लोग अगर फुला दें तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी बट नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाइपरप्लेशिया इज समथिंग डिफरेंट। हाइपरप्लेशिया इज हाउ वी ग्रो अप। ठीक है, जैसे एक छोटा सा, मान लीजिए आपने अर्थवर्म पाला है, तो अर्थवर्म जैसे बड़ा होता जाता है, लंबा होता जाता है। ठीक है, तो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट इंक्रीज इन द सेल साइज। सारी सेल्स एक ही बराबर रहती हैं, किंतु उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। तो सेल डिवीजन हुआ, सेल प्रोलिफरेशन हुआ और उसकी वजह से इंक्रीज हो गया उसका नंबर। ठीक है, तो ये अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है हाइपरप्लेशिया में, कि ये हाइपरप्लेशिया जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स है, ये कौन से सेल फेज में होगा, मतलब सेल साइकिल के कौन से फेज में होता होगा? तो व्हाट विल बी द आंसर? अगर हम ऑप्शंस दें आपको, G0, ठीक है, और इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, व्हाट विल बी द आंसर? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। My question is that hyperplasia is the increase in number of cells. Okay, so at which stage of cell cycle will it occur? कौन से स्टेज पे होगा? सेल साइकिल तो सबने पढ़ा है ना, एक रेस्टिंग फेज होता है, उसके बाद माइटोसिस में सेल साइकिल सबने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। तो अब ये पूछा जा रहा है कि हाइपरप्लेशिया यदि होना है तो सेल फेज कौन से सेल साइकिल के कौन से सेल फेज में? रेस्टिंग फेज में। इंटरफेज, मेटाफेज, रेस्टिंग फेज, टीलोफेज। एम फेज में। रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज, एक जने मेटाफेज। बोला एम। मैम एस। मेटाफेज। Okay, G1 phase. correct answer to the question is no. Correct answer is G0 phase of the cell cycle. उससे माइटोसिस होगा, क्योंकि इसमें जो है, जब सेल्स माइटोसिस में जाने से पहले
स्टिमुलेट होगी करता है अपने आप को। और उसी टाइम पे, हाँ, रिपेयर करता है अपने आप को, तो उसी टाइम पे रेस्टिंग कराना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें आपको पता चल गया ये चीज़ है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया क्या होता है और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया क्या होता है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया एंड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। मैम फिजियोलॉजिकली तो प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगा और मैम ड्यूरिंग पैथोलॉजिकली प्रेगनेंसी कोई डिजीज फिजियोलॉजिकली में होता है, डिफरेंस। प्रेगनेंसी में कोई पैथोलॉजी हम्म, उसमें शुरू हो जाए। ठीक है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में जैसे कि कोई वॉइस हार्मोनल स्टिमुलेशन है, ठीक है, जैसे फीमेल का ब्रेस्ट का प्यूबर्टी में डेवलपमेंट होता है, तो क्या है उसमें हाइपरप्लेशिया होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी विद हाइपरप्लेशिया दोनों चीज होती है। और प्रोलिफरेटिव एक्टिव ऑफ एंडोमेट्रियम में भी ये चीजें देखने को मिलती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मैम प्रोलिफरेटिव एक्शन होता है और उसमें आपको एंडोमेट्रियम का फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है हार्मोनल इफेक्ट से। हाँ, बताइए क्या कुछ। यस, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो कंपनसेटरी ये बोला मैंने, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। कंपनसेटरी क्या हुआ मतलब? कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया का क्या मतलब हुआ? कंपनसेटरी वर्ड का क्या मतलब है? यस, मैम जहाँ पर कंपनसे डैमेज या सेल्स का हाँ, वो रिस्टोर होगा, टिश्यू और ऑर्गन उसका फंक्शन। काउंटर पार्ट करना। हाँ, जैसे कहीं पे डैमेज हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई है, तो कंपनसेशन, जैसे कोई नौकरी में किसी की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को कंपनसेटरी बेनिफिट देते हैं। सिमिलरली अगर कोई किडनी डैमेज और खराब हो गई तो दूसरी किडनी उसमें हाइपरप्लेशिया शो करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपनसेटरी। या लीवर है, पार्शियल हिपैटेक्टमी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको उसमें कंपनसेटरी हाइपोप्लेशिया देखने को मिलती है। ठीक, सो स्किन अब्रेशंस होते हैं, कीलॉइड आपने देखा हुआ, ठीक, तो वो अगर एपिडर्मिस जो है अजीब ढंग से जो डेवलप होता है, दैट इज ऑल्सो कंपनसेटरी हाइपोप्लेशिया। ठीक, अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया भी बहुत कॉमन है ड्यू टू डिजीजेस। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है इसका आजकल के सिनेरियो में पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया का? यस स्टूडेंट्स, ओके, पीपीएच में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल के केस में हम लोग सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं, कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। ना ना, कार्सिनोमा इज डिस्प्लेशिया, वो बाद में। दिस इज endometrial hyperplasia, the formation of fibroids. Estrogen excess की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स की। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है ड्यू टू पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिस्प्लेशिया, मेटाप्लेशिया। पहले पहले मेटाप्लेशिया देखते हैं। ओके, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया इसके बाद का एक्चुअली स्टेज है। देखिए, नॉर्मल होता है एक एंडोथेलियम, ठीक है, कोई भी नॉर्मल है, उसके बाद मेटाप्लेशिया होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं पे। नॉर्मल के बाद मेटाप्लेशिया, उसके बाद डिस्प्लेशिया, और उसके बाद कार्सिनोमा। ठीक, चौथे स्टेज में जाके कार्सिनोमा होता है। ठीक, नॉर्मल सेल में कई बार वार्निंग साइंस आते हैं। मेटाप्लेशिया होता है जो कि रिवर्सिबल है। देखिए इसमें लिखा भी है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज
वन टाइप ऑफ एपिथेलियम टू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम, जो कि एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से होता है। इसमें ये नहीं मेंशन है, बट दिस इज यूजुअली ड्यू टू, आप एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा, दिस इज यूजुअली ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलस, दिस इज नॉट गुड। एक होता है मेटाप्लेजिया कि हाँ भाई एडेप्टेशन, दिस इज अनहेल्दी थिंग। मेटाप्लेजिया इज यूजुअली अनहेल्दी ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलस, एक टाइप की सेल रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप की सेल। ओके, और अगर दिस विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय तक अगर ये रह जाएगा मेटाप्लेशिया, तो वो डिस्प्लेशिया में कन्वर्ट कर जाएगा। वेयर एज रिवर्स, अगर मेटाप्लेशिया पे ही करेक्ट कर दिया आपने पेशेंट को, तो दिस कैन रिवर्स टू नॉर्मल एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज ऑफ कैंसर। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंसर कौन से स्टेज तक ये क्योरेबल है। ठीक है, सो दिस इज मेटाप्लेशिया। आपको मैंने फ्लो चार्ट बनवा दिया कार्सिनोमा का। कैसे बनता है कार्सिनोमा? पहले नॉर्मल एपिथेलियम रहेगा, उसके बाद मेटाप्लेशिया, उसके बाद डिस्प्लेशिया, उसके बाद कार्सिनोमा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। तो एपिथेलियल मेटाप्लेशिया जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन एपिथेलियल मेटाप्लेशिया। और उसके अंदर भी जो मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, मोस्ट कॉमन जो है टाइप, वो है स्क्वैमस मेटाप्लेशिया, वेरी कॉमन। क्या होता है? क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से, सबसे ज्यादा कॉमन है लंग्स में। ठीक है, क्रॉनिक स्मोकर्स के लंग में। स्क्वैमस मेटाप्लेशिया क्या है? व्हाट इज स्क्वैमस मेटाप्लेशिया? यस, आई में होता है। बैरेट एसोफेगस। देखो नॉर्मली क्या है, जो आपका ब्रोंकस है, लंग्स को जो सप्लाई करता है ना, ब्रोंकाई बने होते हैं दो, तो नॉर्मली दे आर कोटेड विद कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है वहां पे। लेकिन व्हाट हैपेंस कि जब स्मोकिंग होती है, क्रॉनिक स्मोकिंग, तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम कन्वर्ट्स टू स्क्वैमस इन chronic smokers। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। नॉर्मली लंग्स में, सॉरी लंग्स में, नॉर्मली देयर इज ब्रोंकस जो होते हैं, ब्रोंकस, दे आर लाइंड बाय pseudostratified columnar ciliated epithelium। ठीक है, columnar ciliated epithelium से नॉर्मली लाइंड होते हैं, एंड ड्यू टू chronic smoking they convert into squamous epithelium। ओके, सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है ग्लैंडुलर मेटाप्लेशिया। इस ये होता है यूटेराइन एंडोसर्विक्स में। ठीक है, जब ये भी जो है, जब नॉर्मली आपकी जो सेल्स हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम की होती हैं, यूटरस में, सर्विक्स में कॉल्यूमनर होती हैं। देखो कॉल्यूमनर का मतलब समझ लीजिए कि उसमें से सिक्रीशंस आते हैं, उसमें से कुछ डिस्चार्जेस आते हैं, म्यूकस आता है, तब तक कॉल्यूमनर रहता है। जब सूख जाता है वहां पे तो स्क्वैमस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ओल्ड एज आती है, मेनोपॉज आता है, तो ग्लैंडुलर मेटाप्लेशिया जो है होता है, माने कि कॉल्यूमनर जो एपिथेलियम है यूटेरस का, सर्विक्स का, दैट कन्वर्ट्स इनटू प्लीज स्क्वैमस। अपना माइक वो ऑफ कर लीजिए ना, जो लोग भी हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस, यस, मैम रिपीट कर। ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियल मेटाप्लेशिया पे बात हो रही है। मेटाप्लेशिया समझ गए हम लोग कि एक सेल का जो रिवर्सिबल एक स्टेज है कैंसर का, कि भाई इसमें एक तरह की सेल कंप्लीटली दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे स्क्वैमस मेटाप्लेशिया है और ग्लैंडुलर मेटाप्लेशिया।
स्क्वैमस में ये है कि आपका ये जैसे स्मोकर है, कोई क्रॉनिक स्मोकर है, उसमें जो ब्रोंकस की लाइनिंग होती है नॉर्मली कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, लेकिन ड्यू टू क्रॉनिक स्मोकिंग इट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वैमस मेटाप्लेशिया, ठीक, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव गिवन अबाउट ग्लैंडुलर मेटाप्लेशिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मली यूट्रस सर्विक्स इज लाइंड विद कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर आप का जो यूट्रस है वो मेनोपॉजल हो जाता है तो उसमें कोई सिक्रीशंस की जरूरत नहीं है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। Now, this is over. Metaplasia. Niharika, how much time in 40 minutes is left? Ma'am, it is not showing currently, but I think we have 20 minutes more. Okay, cool. Just a second. Now coming to my slide. ओके, नाउ कमिंग टू डिस्प्लेशिया। ये डायग्राम देखिए आप लोग, मेटाप्लेशिया हमने डिस्कस कर लिया। डिस्प्लेशिया में क्या होता है, डिस्प्लेशिया का मतलब डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है। फाइनली मेटाप्लेशिया के बाद डिस्प्लेशिया आता है जब ये इट इज नो मोर रिवर्सिबल, इट हैज बिकम इरिवर्सिबल, ओके। तो ये डिस्प्लेशिया का स्टेज होता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेयर्स या जो भी चीजें देखिए आप, डिस्प्लेशिया का डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या है कि जो भी सेल्स हैं वो कितने डिसऑर्डरली डेवलप हो गए हैं, एंड दिस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो दिस हैपेंस इन कार्सिनोमा। जो बात हो रही थी कि हाइपरट्रोफी होता है कार्सिनोमा में, नो, आंसर इज डिस्प्लेशिया, ठीक है। यूटेराइन सर्विक्स में हो सकता है क्योंकि क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है, मान लीजिए सर्विक्स में, सर्वाइकल कैनाल में क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है, धीमे धीमे जो है वो मेटाप्लेशिया के स्टेज में आता है, उसके बाद धीमे से डिस्प्लेशिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। So this is dysplasia and this is very dangerous because now carcinoma will develop. Okay. Now we will start with another topic, that is cell injury. Okay. Cell injury के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं पहले से? Yes. Cell injury. ओके, देखिए सेल इंजुरी का मतलब या सेल डेथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल इंजुरी। यहाँ हम लोग इरिवर्सिबल इंजुरी की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि एक रिफ्लेक्स आता है तो हम लोग अडेप्टेशन होती है सेल की, और अगर वो प्रोलॉन्ग रहता है और बॉडी उससे नहीं अडेप्ट कर पाती है तो वो सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे फिर से हो रही है कि एक सेल जो सोमैटिक डेथ होती है उसमें या सेल्फ डाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती है, तो क्या क्या चेंजेस सेल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे मैम अगर रिवर्सिबल किसी भी को, तो हो सकता है ना? जी मैम रिवर्सिबल भी तो हो सकता है ना, सेल इंजरी होगा ना? नहीं, सेल इंजुरी इज सिनोनिमस विद सेल डेथ, ठीक, इट इज इरिवर्सिबल इंजुरी। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इट इज इरिवर्सिबल। अगर वो रिवर्सिबल था, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखिए, अगर वो इंक्रीज डिमांड थी या कुछ भी ऐसा था जो सेल टॉलरेट कर सकती थी तो वो अडेप्ट हो जाती तुरंत, पर अगर वो इंजर होने लगी दैट विल लीड टू सेल डेथ, ओके। सेल को अगर एडजस्ट होना होता तो वो एडजस्ट होती है, अडेप्ट करती है अपने आप को, बट यहाँ क्या हुआ,
इंजर्ड हो गई, अगर वो इंजर्ड हो गई तो वो डेथ की तरफ आगे बढ़ेगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया में डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। इंजर्ड है तो रिकवर भी तो है ना, यस मैम, रिकवर भी तो हो कंप्लीटली सकता है ना। तो नहीं है ना मैम। रिकवर तो तब होगी जब उसमें जो स्टिमुलस है वो विड्रॉ होगा, पेशेंट का लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट होगा। यहाँ तो हम लोग वो सब की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये सोशल मेडिसिन तो है नहीं। यहाँ तो बात कर रहे हैं अगर स्टिमुलस आता चला जा रहा है और सेल बेयर नहीं कर पा रही है तो पहले वो अडेप्ट करती है, और तो नहीं स्टिमुलस खाएंगे ना। परसिस्टेंट बना हुआ है तो फिर वो इंजुरी होगी और वो प्रोग्रेस कर जाएगी डेथ की तरफ। तो मैम सिनोनिमस टू डेथ तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ऑलवेज इरिवर्सिबल तो नहीं होगा। Yes. ये कैसे बताऊं आपको? दिस इज अ सेकेंड डिग्री लाइक थिंग। जैसे अडेप्ट कर रहा था दैट वाज रिवर्सिबल, अडेप्टेशन इज रिवर्सिबल। आप अगर अपनी हर्ष मोहन की बुक खोलें तो उसमें आप देख सकते हैं, जब आप सेल इंजुरी वाला टॉपिक खोलेंगे ना तो उन्होंने वहीं पे उसको ब्रैकेट में ही सेल डेथ लिख दिया है। कारण यही है कि इंजुरी हुई क्यों, पता ही तब चलता है जब मतलब इट इज ऑलमोस्ट गोइंग ऑफ, मतलब इट इज नॉट इन योर हैंड। जब वो इंजुरी के स्टेज में आ जाता है ना तो आप लोग की बात मैं समझ रही हूँ, आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि अगर इंजुरी हो गई है तो क्या हम लोग अब उस पेशेंट को नहीं बचा सकते हैं, ये आप जानना चाह रहे हो ना। दिस इज योर क्वेश्चन। यस मैम। मतलब सेल बस इंजुरी का अगर स्टेज आ गया तो नहीं है तो होगा जैसे मैंने ना। बोला कि जो इंजर्ड सेल्स होती हैं, आइए जानते हैं उनमें होता क्या है। सबसे पहले इंजरी के लिए उस सेल का, पहले मैं बताती हूँ इंजरी में होता क्या है तब आप समझो। इंजरी में होता ये है कि जब अडेप्टेशन उसने कर लिया, हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रोफी कर लिया, मेटाप्लेशिया तक कर लिया, है ना, और उसके बाद भी वो देख रही है कि वो स्टिमुलस नहीं बंद कर रहा है ऊपर से, तो अब वो इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले उसका ब्लड सप्लाई कट हो जाता है, ठीक है। इंजरी में सबसे पहले उसका ब्लड सप्लाई एंड हो जाता है, उसके बाद उसमें एटीपी का अमाउंट डिक्रीज होने लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव चेंजेस होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। तो अब इससे ये होगा कि कुछ परसेंट तो सेल्स आपके डैमेज हो ही जाएंगे परमानेंट, इंजुरी से ये मतलब। अब सेल डेथ का ये मतलब 100% सब मर ही जाएगा, कुछ परसेंट तो परमानेंट होगा, कुछ परसेंट आपका जो अडेप्टेड है वो अभी भी बचा है, लेकिन जब वो भी इंजर्ड हो जाएगा तो वो भी डेथ की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, students. It is apoptosis. It enters into the programming of apoptosis. Okay. प्रोग्राम सेल डेथ। यस मैम। ये यहीं से शुरू होता है, इंजुरी से। यहाँ हम लोग सुधार की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये पैथोलॉजी है, यहाँ सब बिगड़ा ही हुआ बात करते हैं। व्हाट इफ द स्टिमुलस कंटिन्यूस, स्टिमुलस आया, स्टार्ट हुआ, अडेप्ट की सेल, और आया और अडेप्ट की, और आया, इंजर्ड हुई, नहीं रुका, डेथ हो गई, ठीक। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग कह रहे हैं इस चीज को। ओके, तो हम इसमें अगर क्या होता क्वेश्चन है पूछ दिया कि चेंजेस। सेल इंजरीज है तो फिर इसमें क्या लगाएंगे, सेल डेथ डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन ही रखा जाएगा सेल डेथ का। सेल इंजरी इज व्हाट, ये पूछेगा। हाँ, अगर सेल इंजरी करके पूछ दिया कि मैं व्हाट इज सेल इंजरी तो नहीं, उसमें ऐसे नहीं चार ऑप्शन पूछेगा, रखेंगे। वो आपको चेंजेस बताएगा। देखिए देखिए, ये आपके लिए, आपके क्वेश्चन का जवाब ये, रिवर्सिबल इंजरी इरिवर्सिबल इंजरी में क्या अंतर आएगा, ठीक है, देता है, बिल्कुल सही आपके।
आपसे अगर पूछता है वो कि हमारे जो सेल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनेली स्वेल कर गई है, क्लम्पिंग हो गया है न्यूक्लियर मटेरियल का, एटीपी जनरेशन डिक्रीज हो गया है, तो क्या आएगा? वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। तो हाँ, तो इस तरह से आपको इसमें जो चेंजेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसमें जो बताए गए हैं चेंजेस, यदि इरिवर्सिबल है सेल्यूलर डेथ की तरफ जा रहा है, मैम कहने रिवर्सिबल का है मतलब हमारा यही था कि मैम जो इंजरी होती है वो तो टू टाइप होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो इंजरी हुई है वो इरिवर्सिबल ही है? ये इससे ये फ्लो जो दिया है आपको चार्ट, सेल का जब फ्लो चार्ट। ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये जो सामने अभी आप लोग को दिख रही है एक टेबल, सेल में जो चेंजेस हैं इससे हम डिफाइन कर पाएंगे। जैसे उसमें अगर डिक्री मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हो गया है तो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये टर्म्स हैं इसमें। अगर उसमें केवल स्वेलिंग आई है सेल के ऑर्गेनेलीज में तो वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो वो अडेप्ट करेगी लास्ट तक, अगर इरिवर्सिबल है तो सेल्यूलर डेथ की तरफ जाएगी, एपोप्टोसिस की तरफ। ठीक है, रिवर्सिबल का फेट है अडेप्टेशन, इरिवर्सिबल का फेट है अपोप्टोसिस। इज दैट क्लियर? अब क्लियर है? सो अब ये देखिए, हाँ, इस तरह से चेंजेस आते हैं, सेलुलर स्वेलिंग आती है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ब्लेब्स, ये सारे चेंजेस आते हैं जब सेल इंजरी स्टार्ट, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होता है और सोडियम पंप जो है वो कम हो जाता है, वाटर का अक्यूमुलेशन हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है, और एक तरीके से फूलने लगती है सेल। फूलने की वजह से जो आपको याद होगा कि उसमें फोल्ड्स होते थे माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, जो बने हुए हैं, और इन फोल्ड्स में कौन सी ऑर्गेनेली होती थी? क्रिस्टी। हम क्या? यस, ये जो क्रिस्टी। हाँ, क्रिस्टे बोलते क्रिस्टी। हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो फोल्ड्स होते हैं उसमें कौन सी ऑर्गेनेली होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको का बेसिक थोड़ा सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है सेल का, उसमें फोल्ड्स होते हैं। यस, राइबोसोम्स नॉट होते हैं इवन अ सिंगल स्टूडेंट। यस, मैम, राइबोसोम्स होते हैं। वेरी गुड, राइबोसोम्स होते हैं। दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन हाई स्कूल एंड राइबोसोम्स होते हैं। मैम तो वो फोल्डेड कहाँ होता है? बेडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो तो, के ऊपर वो कौन? अटैच होते हैं ना जो स्मूथ एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें नहीं होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक तो वो रेटिकुलम, होता है मैम, फैट वगैरह होते हैं उसमें। नहीं, तो दैट आई एम नॉट आस्किंग, आई एम आस्किंग अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस मैम, रैप फोल्डेड और उसमें। एंडोप्लाज्म। ओके। हाँ, तो आरईआर इट में हैज, राइबोसोम्स। हाँ, आरईआर में राइबोसोम्स होते हैं। तो जब स्वेल करेगी सेल तो वो जो फोल्ड्स हैं वो सारे खुल जाएंगे, राइबोसोम जो है सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। सबसे पहली बात है कि ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, इस्चीमिया हो जाएगा, इस्चीमिया की वजह से एटीपी का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, एटीपी कम आने की वजह से सेल में जो सोडियम पंप है वो कम हो जाएगा, ठीक। अब सोडियम पंप की वजह से अब सोडियम अंदर रह जाएगा, है ना, सोडियम अंदर रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर, पानी सोखता है सोडियम, पानी पूरा आ जाएगा अंदर, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग के बाद क्या होगा? प्रोटीन कम हो जाएगा। টাকাটা ঠিক আছে, কালকে দেবেন। দেবেন আপনি। क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें
आपको सेल इंजुरी में देखना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल इंजुरी पे डिस्कस करेंगे। जो Yes. बताई वो एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। जी मैम अभी जो बताई है स्कीमिया के बाद वो रिपीट कर दीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस था। इस्कीमिया जब हुआ तो सबसे बड़ा पावर हाउस जो है सेल का वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो सबसे बड़ा पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। যাক ঠিক আছে 30 টাকা জমা থাকবে তাহলে জমা থাকবে जब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट समवेयर एल्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अब बात ये हो रही है जब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो वहां पे जो प्रोसेस होता है एटीपी जनरेशन का, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, Yes. एटीपी जनरेशन की प्रोसेस का वो कम हो जाएगा। एटीपी का जनरेशन कम हो जाने की वजह से वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट सोडियम पंप है। ठीक, सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है। अंदर की तरफ जाती है, इन्फ्लक्स होता ये पूरा जो है रिवर्स हो जाता है सेल इंजुरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम फिर अंदर आने लगता है। आप ये समझिए सेल स्वेल होती है, ठीक, तो सोडियम अंदर आता है, सोडियम के साथ वाटर अंदर आता है क्योंकि सोडियम कैसा है, पानी सोखता है ना, सोडियम अब्सॉर्ब्स वाटर। तो सोडियम में पानी अंदर आ जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, आपको बताया क्यों। और जो न्यूक्लियस में पानी घुसेगा तो उसमें क्लम्प हो जाता है पूरा क्रोमैटिन मटेरियल, तो द सेल बिकम्स इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, मतलब सेल का जो मेन आइटम है वो है न्यूक्लियर क्रोमैटिन, जो कि उसको आगे के उसमें सेल्स में ट्रांसमिट करना था। जब वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ सेल इंजुरी। ओके, And 5 minutes left so for the meeting. okay, 5 minutes we have. Okay, so any doubts in this, students? Okay, इसको देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजुरी में। रिवर्सिबल में देखिए, मैंने आपको अभी बताया जो जितने हम लोग ने पॉइंट्स बात किए अभी वो रिवर्सिबल के ही हैं, और ग्रैनुलर स्वेलिंग होती है और माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज वगैरह अगर आ रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल में जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से जितने सारे पॉइंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी, रिवर्सिबल में है, और डीएनए ब्रेकडाउन, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एपोप्टोसिस कैसे हो रहा है और नेक्रोसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या है, पहले बताइए मुझे ऑटोलिसिस क्या होता है। ऑटोलिसिस वो सेल्फ खुद ही से मारता है। सेल्फ इंगल्फिंग करता है, हाँ, कौन करता है इंगल, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं यस मैम। जो सेल को डिजेस्ट करने में, सेल्फ डिजेशन में हेल्प करती हैं। यस ठीक है, ये हो गया। अब अगर ऑटोलिसिस और भी ऑर्गन्स में होता है रैपिडली, जैसे पैनक्रियाज में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, लेकिन फाइब्रस टिश्यूज जैसे मसल्स हैं, इन सब में कम होता है। ठीक है, तो मैम ये बच्चा चीजें बहुत हो गई। देर से रो रहा, डिस्टर्ब हो रहा। चलिए, इट्स द टाइम is over right now. 8 o'clock is here. So we will continue in the next lecture.